नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमने देखा किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नज़दीक यूएस और ईरान की लड़ाई में कई भारतीयों की जानें गईं। कभी अमेरिका मिसाइलों से हमला कर देता था, कभी ईरान कर देता था, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो मर्चेंट शिप्स हैं दुनिया भर में उसमें आपको भारतीय देखने को मिलेंगे। अब हो क्या रहा है कि दूसरी तरफ जो रशिया यूक्रेन का वॉर जो कि 2022 से चलता आ रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये और ज़्यादा एस्केलेट हो गया है। और ब्लैक सी में यहाँ पर जो ओडेसा पोर्ट है जो कि यूक्रेन का है, वहां पर हमला हुआ जिसमें 4 भारतीयों की जानें जा चुकी हैं। आप देख सकते हो खबर, 4 इंडियंस किल्ड इन अटैक ऑन कार्गो शिप लीविंग यूक्रेन। इंडियन गवर्नमेंट कंडेम्स स्ट्राइक। इसको डिटेल में समझेंगे कि अब हो क्या रहा है, रशिया ने क्यों यहां पर एक प्रकार से मिसाइलें छोड़ी हैं, हो क्या रहा है यहां पर यूक्रेन के साथ, और साथ ही साथ इसके मायने क्या हैं, मतलब किस तरह से क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज 21 जुलाई लास्ट डेट है जहां पर आप हमारे इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी साल की अगर आप प्रिपरेशन करो, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, जैसे मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूक्रेन का जो पोर्ट है ओडेसा पोर्ट, मैं आपको लोकेशन इसकी दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के जो नीचे वाला साइड है, क्योंकि यहां पर जो मैपिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट अब हो जाती है, और इसीलिए अगर आप टर्की देखोगे, टर्की के इर्द गिर्द यहां पर जॉर्जिया मिलेगा। फिर ब्लैक सी के ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो ये रहा रशिया, और ध्यान रखिएगा ये वाला जो पार्ट है क्राइमिया, ये भी रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में। तो यहां पर हो क्या रहा है ना, जो यूक्रेन है और ओडिशा पोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन के नीचे के साइड में, सदर्न साइड में, और ध्यान रखिएगा ये यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो हम इसी पर्टिकुलर पोर्ट की बात करें, ओडेसा पोर्ट। अब हुआ क्या कि ओडेसा पोर्ट में एक शिप था, कार्गो वेसल था, MV गोल्डन लियो, और वो वहां से कॉर्न की लोडिंग करके वापस जा रहा था। जैसे ही उसने ओडेसा पोर्ट छोड़ा, वैसे ही उसके ऊपर मिसाइल से अटैक कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो यूक्रेन है, उन्होंने आरोप लगाया है कि यह अटैक रशिया ने यहां पर करवाया है, और इसमें करीब 4 भारतीयों के जाने गई हैं, जिसमें एक जो है और क्रिटिकली इंजर्ड है। इनफैक्ट मैं आपको इस पूरे इंसिडेंट की क्रोनोलॉजी बताता हूं। यहां पर जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज हैं और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनका यह कहना है कि MV गोल्डन लियो ये बेसिकली कॉर्न की लोडिंग कर रहा था। कॉर्न जो होता है ना, मक्का, उसकी लोडिंग कर रहा था ओडेसा पोर्ट में। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट हुई, और ये डेजिग्नेटेड शिपिंग रूट के थ्रू इसको जाना था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर जो वॉर चल रहा है, इसको देखते हुए एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड कॉरिडोर बनाया गया ताकि वहां पर यह हमला ना हो। तो उसी कॉरिडोर को ये फॉलो कर रहा था, और अल्टीमेटली इसको यहां से बाहर निकलना था। तभी क्या होता है, जैसे ये ओडेसा पोर्ट छोड़ता है, तभी 3 क्रूज मिसाइल्स उस पर्टिकुलर शिप पर जाकर हिट करती हैं, और उस शिप के ऊपर मेजर फायर ब्रेक हो जाता है, और तुरंत ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किया जाता है पूरी रात भर। और इसमें करीब 8 जो क्रू मेंबर्स थे वो तो बच गए, लेकिन बाकी के जो 4 इंडियंस हैं वो यहां पर उनकी जानें गई हैं, और साथ ही साथ एक जो इंडियन है वो काफी क्रिटिकली इस समय इंजर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इंसिडेंट है वो इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट ऑन शिप। ये दिखाता है कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, वो आज के डेट में भी 4 साल के बाद भी कितना तेजी से एक्सपैंड होता जा रहा है। यहां पर सिविलियन मर्चेंट शिपिंग, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड, फूड सिक्योरिटी, हर चीज के ऊपर इसका असर होगा। इनफैक्ट यहां पर जो शिप इस पूरे वॉर में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से खतरे में आ चुके हैं। अच्छा, यहां पर ये जो पोर्ट मैंने बताया ओडेसा पोर्ट, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। ये आपको ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहां पर एक तो ये देखने को मिलेगा, और यूक्रेन का ये लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन के लिए लाइफलाइन की तरह है। यूक्रेन अपना जो भी एक्सपोर्ट वगैरह करता है वो इसी ओडेसा पोर्ट के माध्यम से कर पाता है। अगर ये बंद हो गया ना, तो यूक्रेन का जो रेवेन्यू है, जो कमाई है, वो काफी हद तक रुक जाएगी। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देखिए, यहां पर इसमें वीट, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल, आयरन और सभी चीज को यह हैंडल करता है। इस पोर्ट की वजह से यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट रेवेन्यू होता है। अच्छा, स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूक्रेन की लाइफलाइन मैंने बताया
कि एग्रीकल्चर जो है वो यूक्रेन के एक्सपोर्ट अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा है। अगर ओडेसा को ब्लॉक किया गया तो यूक्रेन की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो जाएगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, वॉर टाइम इकोनॉमी एक प्रकार से कमजोर हो सकती है यूक्रेन की। और इसीलिए रशिया भी ये चाल चल रहा है, रशिया भी तो ये कोशिश कर रहा है ना कि कैसे यूक्रेन का जो फ्लो है, पैसे का जो फ्लो है उसको रोका जाए, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बाकी के देश हैं, वो भी यही चीज कर रहे हैं रशिया के ऊपर कि कैसे यहाँ पर भारत को बोला जाए कि भारत पेट्रोल जो क्रूड ऑयल वगैरह है वो ना खरीदे रशिया से, ताकि रशिया को रेवेन्यू ना आए। तो सेम रशिया भी यही कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की रेवेन्यू को कैसे कम किया जा सकता है। फिर इसका मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि बताया जाता है कि स्पोर्ट में मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, फ्यूल, एम्यूनिशन, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये भी इसी के थ्रू आता है। और बोला यह जाता है कि जो भी कंट्री ओडेसा पोर्ट को कंट्रोल करेगा वो एक प्रकार से ब्लैक सी को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। अच्छा, ये जो शिप है वो ग्रेन क्यों ले जा रहा था? ध्यान रखिएगा, यूक्रेन इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, कॉर्न, बार्ले, सनफ्लावर ऑयल। इनफैक्ट ज्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो यूक्रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, वहीं से ये इंपोर्ट कराते हैं। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया में भी दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन यूक्रेनियन ऑयल, सॉरी यूक्रेनियन ग्रेन। और यहां पर इंटरप्शन अगर होगा तो सोचिए, स्पेशली अफ्रीका में कितना ज्यादा फ्रूट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन आ सकता है, फूड शॉर्टेजेस हो सकता है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कई देशों में क्रिएट हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक सी ये क्यों मायने रखता है? देखो अगेन, ब्लैक सी अगर आप देखोगे बहुत सारे देशों के साथ बॉर्डर्स यहाँ पर शेयर करता है, ये आप देख सकते हो। ऑल्दो आप देखिए यहाँ पर अगर हम ब्लैक सी की बात करें तो ये पूरा एनक्लोज्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये कनेक्टेड है कई सारे स्टेट से, जैसे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये बीच में आप देख रहे हो ये सी ऑफ मरमरा आता है, फिर आता है आपका डार्डेनलिस स्ट्रेट। तो ये मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्टेड है। अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो एक प्रकार से जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखा किस तरह से प्रॉब्लम हुआ पूरी दुनिया को, ये भी काफी हद तक एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट ब्लैक सी का कॉन्फ्लिक्ट अगर मैं आपको बताऊं 2022 से हुआ क्या, जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, तो यूक्रेन के कई सारे पोर्ट्स इंक्लूडिंग ओडेसा, उसके ऊपर यहां पर रशिया ने अटैक किया, वो मिलिट्री टारगेट बन गया। फिर क्या होता है कि टर्की और यूएन ने मिलकर यह कहा कि हमें एक प्रॉपर कॉरिडोर चाहिए ताकि दुनिया भर में जो गेहूं का संकट है वो यहां पर ना हो। और इसी को देखते हुए कुछ नेगोशिएशंस वगैरह किया गया ताकि जो ग्रेन वगैरह हैं वो प्रोटेक्टेड कॉरिडोर से पास हो जाएं। मतलब जो भी शिप वगैरह को यहां से ओडिशा से बाहर निकलना है, जाना है, तो एक पर्टिकुलर कॉरिडोर के थ्रू जाएं और रशिया और यूक्रेन दोनों ही इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें करने की कोशिश की गई। लेकिन अगेन ये जो इनिशिएटिव है बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। लेकिन अभी रिसेंट तक अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई अटैक हो नहीं रहा था। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ हफ्ते से अगर आप देखो तो रशिया और यूक्रेन दोनों आपस में बहुत भयानक अटैक कर रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले ही यहां पर खबरें भी आई थी कि रशिया अपने जो पुराने बॉम्ब्स हैं, फैब 3000, 3000 किलो का बॉम्ब, 2000 किलो का बॉम्ब, वो यहां पर ग्लाइड किट के थ्रू और ज्यादा रिवाइव कर रहा है और यूक्रेन के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है। यूक्रेन भी यहां पर ड्रोन वगैरह के माध्यम से जो भी उसको मिसाइलें मिली हैं वेस्टर्न कंट्री से, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है रशिया के ऊपर भयानक अटैक करने के लिए। तो यहां पर यही चीज आपको समझने की जरूरत है कि रिसेंटली यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी ज्यादा अटैक बढ़ गए हैं और ये अटैक बढ़ते बढ़ते हालत ये हो गई है कि अब डायरेक्टली सिविलियन शिप्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और उसी के हिस्से के तहत आप समझ सकते हैं कि जो एमवी गोल्डन लियो है जिसमें भारतीय थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया। और जहां तक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इतने भारतीय क्यों हैं, जाहिर सी बात है, दुनिया में देखोगे अगर आप ज्यादातर जो मर्चेंट शिप्स हैं, नेवी हैं, इनफैक्ट बोला यह जाता है कि हर 5 में से एक आपको भारतीय देखने को मिलेगा। 3 लाख से ज्यादा जो मर्चेंट शिप नेवी शिप्स हैं वहां पर आपको भारतीय देखने को मिलेंगे। एंड इंडियन सी फेयर सर्व ऑन मेरी एरियाज, यहां पर बल्क कैरियर्स, ऑयल टैंकर्स, एलएनजी कैरियर्स, कंटेनर शिप एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो हैं वो इन शिप्स के ऊपर काम करते हैं। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि वो जो शिप है वो भारत का ही हो या फिर, इनफैक्ट ये जो एमवी गोल्डन लियो है ना, ये जो मैंने बताया, ये इसका जो ओनर है वो मुंबई का है, ठीक है। ऑल्दो जो फ्लैग है वो कहीं और का है। तो इस तरह से कई बार रजिस्टर्ड होते हैं, किसी और का शिप होता है, किसी और देश का फ्लैग कहीं और देश का होता है, जा कहीं और रहा होता है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। खैर, यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्या। देखो, एज पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आप सिविलियन मर्चेंट वेसल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन देखो, बोलने की बात है, दुनिया भर में अगर आप देखो, अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, कहने को तो बार बार यही बोला जा रहा था कि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब वॉर हो रहा होता है ना, तो कौन किसी की सुन रहा होता है।
और इसीलिए यहाँ पर भारत को अक्सर नुकसान हो जाता है। भारत का भी रिस्पॉन्स आया है इसको लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल यहाँ पर इस अटैक को कंडेम किया एंड कंडोलेंसेस दिया फैमिलीज को, अकाउंटेबिलिटी मांगा, साथ ही साथ कमर्शियल शिपिंग और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को फिर से दोहराया और यूक्रेनियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है कि जो भी क्रू मेंबर्स वगैरह हैं उनको वापस भारत जो है कैसे लाया जा सकता है, डेड बॉडीज कैसे लाई जाएंगी, तो वो सारी कोशिशें चल रही हैं। एंड देखो, इसका अल्टीमेटली आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी होगा। जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है वो इंपैक्ट हो सकती है, वीट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कॉर्न के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, शिपिंग कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है वो भी बढ़ेंगे, इसकी वजह से सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ सकता है। लेकिन अगेन काफी अनफॉर्चुनेट है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को शायद भारत जो है रशिया के साथ भी उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर यूक्रेन ने हमला नहीं किया, यूक्रेन का पोर्ट था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रशिया ने ही हमला किया। तो क्योंकि रशिया भारत के साथ क्लोज है, अब देखना होगा कि भारत किस लेवल तक इस मुद्दे को उठाता है। एटलीस्ट भारतीयों की तो यहाँ पर जाने ना चाहें, बट आई होप कि ये जो भी कुछ खबरें आ रही थी कल से वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, अगर आप ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस सीक्वेंस को अरेंज करना है कि पहले कौन सा बॉडी आता है, उसके बाद कौन सा वाटर बॉडी आता है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।